30 जनवरी 1971 को हाशिम और अशरफ भारतीय तैयारा गंगा अगवा करके लाहौर लाए तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने एयरपोर्ट पर कश्मीरी हुर्रियत पसंदों से मुलाकात की थी। भारत ने अपनी जमीन पर पाकिस्तानी जहाजों की परवाज रोक दी। मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में फासला रातों रात 2.5 गुना बढ़ गया। हमारा सदर श्रीलंका के रस्ते मगरबी पाकिस्तान वापस आता था। 25 मार्च 1971 को मशरकी पाकिस्तान में जो फौजी कार्रवाई शुरू हुई वो 1970 के इंतखाबात में मशरकी पाकिस्तान के लोगों की जमहूरी राय के खिलाफ कार्रवाई थी। हम सियासी इख्तलाफ तय नहीं कर सके। याह्या खान मुजीबुर रहमान से अपनी सदारत की जमानत चाहते थे। यह बंदूक और वोट का मुकाबला था। दुनिया भर के सफारत खानों में पाकिस्तान का मौक़िफ़ कमज़ोर पड़ गया। जनरल रोमेल, आइजनहावर, डोगलस, पीटन, पटेन और मार्शल ज़ेखौफ भी सप्लाई लाइन के बगैर जंग नहीं लड़ सकते थे। मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज के पास कोई सप्लाई लाइन नहीं थी। मगरबी पाकिस्तान के फौजी बंगाली ज़बान नहीं जानते थे। ज़बान जाने बगैर तो हॉकी का मैच नहीं जीता जा सकता, जंग कैसे जीती जा सकती है। और ऐसी ज़मीन पर जंग जहां का बच्चा बच्चा फ़ौज का मुखालिफ हो चुका था। मशरकी महाज पर पाकिस्तानी और भारतीय फ़ौज की नफरी आप गिन लीजिए, टैंक आप शुमार कर लीजिए। हम सिर्फ ये याद दिलाते हैं कि एक ही फ़िज़ाई अड्डा था और 3 दिसंबर की दोपहर तक ये अड्डा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा था। हमारे पास सेबर तैयारों का सिर्फ स्क्वाड्रन था जो ज़मीन पर खड़े खड़े बेकार हो गया। हमारी फ़ौज फ़ज़ाइया के बगैर लड़ रही थी। मगरबी पाकिस्तान से बहरी जहाज़ों के ज़रिए कुमक पहुंचाना मुमकिन नहीं था। मशरकी बंगाल की रेजिमेंटें बगावत कर चुकी थीं। कर्नल उस्मानी और मेजर ज़ियाउर रहमान तो महज 2 नाम हैं। बुनियादी बात यह है कि अगर मगरबी पाकिस्तान के अफसर बंगाली बोलने वाले अफसरों के साथ इस एतमाद के साथ मुशावरत नहीं कर सकते थे कि ये हमारे मुल्क के फ़ौजी हैं, एतमाद की ये कड़ी टूटना हमारी फ़ौजी शिकस्त का पेश खेमा था। मैदानों से आने वाले मगरबी पाकिस्तानी नदी नालों की ज़मीन बंगाल में कैसे लड़ते? कराची जैसे शहर में बाकायदा फोर्स के लिए गली कूचों में लड़ना मुश्किल हो जाता है। आप सिर्फ ये आदादो शुमार देख लें कि मशरकी पाकिस्तान एक फ़ौजी जवान को कितने रकबे की हिफाजत करनी थी। सबसे अहम बात यह कि गोली चलाने वाले को अपने मकसद पर यकीन होना चाहिए। हमने मशरकी पाकिस्तान में अपना सियासी ज़मीर खो दिया था। हमारा फ़ौजी जवान अपने कमांडर की अतात करता था। हमारा कमांडर तरबियत याफ्ता और बहादुर जवान था। बहादुरी के पीछे अपने मकसद पर यकीन भी होना चाहिए। ढाका गैरिजन के कमांडर मेजर जनरल खादिम हुसैन की किताब अपने देश में अजनबी पढ़नी चाहिए। ज़हीरुल हसन की किताब मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी पढ़ लीजिए। सिद्दीक सालेह की किताब मैंने ढाका डूबते देखा पढ़ लीजिए। हमने WG चौधरी की किताब तजवीज़ नहीं की। किसी भारतीय मुसन्निफ़ की किताब तजवीज़ नहीं की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की किताब अज़ीम अलमिया भी तजवीज़ नहीं की। दोबारा याद कीजिए कि दुनिया के कितने सफारत खानों में पाकिस्तान के सफारत खानों को बांग्लादेश करार दे दिया गया था। दोबारा याद कीजिए कि लेफ्टिनेंट जनरल रहीम और लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला में 16 दिसंबर की सुबह क्या मुकालमा हुआ था। जख्मी जर्नैल को बताया जाता है कि भारतीय जनरल नागरा मीरपुर पुल पर आन बैठा है और इसने पैगाम लिख भेजा है कि प्यारे अब्दुल्ला मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, अपने फौजी अफसर भेज दो। जनरल रहीम पूछते हैं लड़ने के लिए कुछ रिजर्व फोर्स है? अमीर अब्दुल्ला नफ़ी में सर हिलाते हैं। जनरल रहीम कहते हैं कि फिर जाओ, जो वो कहता है करो। ये 16 दिसंबर 1971 था। मेजर जनरल फजल मुकीम ने जंग के फौरन बाद क़यादत का बहरान के उन्वान से किताब लिखी थी। जनरल साहब ने बरसरे इक़्तिदार फौजी जुनता को गलतियों का जिम्मेदार ठहराया। मसलन जनरल याहिया, जनरल हमीद, जनरल गुल हसन, जनरल पीरजादा, जनरल उमर और जनरल मिठा वगैरह। लेकिन यह क़यादत का बहरान नहीं था। पाकिस्तान को 1971 में भी तर्ज हुकूमत के बहरान का सामना था। निस्फ दर्जन फौजी कमांडर्स को नामजद करना हकीकी मसले की निशानदेही नहीं करता। ये लोग पाकिस्तान में दस्तयाब बेहतरीन फौजी कमांडर्स थे। इनसे बेहतर अस्करी क़यादत मुयसर नहीं थी। अलबत्ता तर्ज हुकूमत का मुतबादिल मौजूद था। 300 नशिस्तों की कौमी असम्बली में 160 नशिस्तें जीतने वाली अवामी लीग को मुतलक अक्सरियत हासिल थी। हुकूमत बनाना अवामी लीग का हक था। मुश्किल ये थी कि पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार ग्रोह को कबूल नहीं था कि सियासी कुव्वत का सरचश्मा इस्लामाबाद से ढाका मुंतकिल हो जाए। अवामी लीग ने मगरबी पाकिस्तान में एक भी नशिस्त नहीं जीती। पीपल्स पार्टी ने मशरकी पाकिस्तान में एक भी हल्का नहीं जीता। 1 यूनिट ख़त्म हो चुका था। लोगों ने 1 मैन 1 वोट की बुनियाद पर इंतखाबात में हिस्सा लिया था। भुट्टो साहब के लिए अपनी 81 नशिस्तों की बुनियाद पर 160 नशिस्तें जीतने वाली जमात को यरगमाली बनाना किस उसूल की बुनियाद पर दुरुस्त था? भुट्टो साहब अवाम की कुव्वत पर नहीं, मगरबी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जर्नैलों के साथ गठजोड़ पर भरोसा कर रहे थे। मगरबी पाकिस्तान के लोगों ने मशरकी पाकिस्तान के हमवतनों का हक़ हुक्मरानी तस्लीम नहीं किया तो पाकिस्तान जंग हार गया। ये जंग मशरकी पाकिस्तान के मोर्चों पर नहीं हारी गई बल्कि ढाका के ऐवान सदर में हारी गई, जहाँ जनरल याहिया मुजीबुर रहमान से अपनी सदारत की ज़मानत मांगते थे। 26 मार्च 1971 की सुबह भुट्टो साहब ने कराची एयरपोर्ट पर फरमाया था कि खुदा का शुक्र है पाकिस्तान बच गया। भुट्टो साहब ने जिस पाकिस्तान के बच जाने की खुशखबरी दी थी, मशरकी पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं था।
भुट्टो साहब ने जमहूरी पाकिस्तान को बंदूक की नाली के जोर पर यरगमाली बनाने की हिमायत की थी। 1971 के अखबारात की फाइलें मौजूद हैं। तारीख के इस माखज़ से फ़ायदा उठाकर तहकीक करनी चाहिए कि अप्रैल 71 से नवंबर 71 तक सदर पाकिस्तान जनरल याहिया खान क्या कर रहे थे। मशरक़ी पाकिस्तान में तोप चल रही थी, टैंक दंदना रहे थे, बंदूकें गोलियां उगल रही थी, मशरक़ी पाकिस्तान में हम वतन मारे जा रहे थे। क्या भुट्टो साहब ने फ़ौजी ऑपरेशन की मुखालिफत की? क्या भुट्टो साहब ने मशरक़ी पाकिस्तान की नुमाइंदा क़यादत के साथ मुफाहमत का कोई इशारा दिया? जनरल गुल हसन ने अपनी किताब में जनरल न्याज़ी को कंपनी कमांडर की सतह का कमांडर बयान किया है। काबिल गौर नुक्ता यह है कि जब सितंबर 1971 में जनरल न्याज़ी को मशरक़ी महाज की क़यादत सौंपी गई तो जनरल गुल हसन रावलपिंडी के GHQ में बैठे थे। ये इम्तिहान की घड़ी थी। जनरल गुल हसन को आगे बढ़कर अपनी खिदमत की पेशकश करनी चाहिए थी। एक के बाद एक जनरल मशरक़ी पाकिस्तान की कमान संभालने से इनकार कर रहा था। फिर ये जिम्मेदारी जनरल न्याज़ी को सौंपी गई, जिनका सीना 28 तमगों से जगमगा रहा था। इन्हें कुल 3 डिवीज़न फौज के साथ मशरक़ी पाकिस्तान का दिफा करना था। जनरल न्याज़ी को बताया गया था कि इन्हें तिब्बत के सदियों पुराने तिजारती रस्ते से कुमक भेजी जाएगी। जनरल न्याज़ी की अस्करी गलतियां अपनी जगह, पूछना चाहिए कि हमने किस बुनियाद पर यह मफरूज़ा कायम किया था कि चीन हमारी मदद को आएगा। अमेरिका के 7वें बहरी बेड़े का शोशा किसने छोड़ा था? हमने 25 बरस तक ऐलान किया था कि मशरक़ी पाकिस्तान का दिफा मगरबी पाकिस्तान से किया जाएगा। ज़मीनी हकीकत यह थी कि हमने मगरबी महाज पर 10 दिन में 5000 मुरब्बा मील खो दिया। हम इस बात पर जोर देते हैं कि जनरल न्याज़ी का हथियार डालने का फैसला गलत था। हकीकत यह है कि जनरल न्याज़ी के हथियार डालने से जंग के नतीजे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कुल 44,000 की नफरी के साथ जंग शुरू की गई थी और 16 दिसंबर को ढाका में जनरल न्याज़ी के पास सिर्फ 5,000 सिपाही थे। ढाका की पल्टन ग्राउंड में हथियार डालने की तकरीब देखने के लिए 10 लाख बंगाली उमड़ आए थे। नफरी के तवाज़ुन का अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए। जनरल न्याज़ी अपनी किताब मशरक़ी पाकिस्तान से गद्दारी में रावलपिंडी की अस्करी क़यादत को जिम्मेदार ठहराते हैं। मुश्किल यही है कि गुल हसन से न्याज़ी तक किसी को यह तस्लीम करना कबूल नहीं था कि पाकिस्तान की रियासत ने गलत सियासी मौक़िफ़ इख्तियार किया था। ये फौजी शिकस्त नहीं थी, यह आईनी बहरान हल करने में पाकिस्तानी रियासत की नाकामी थी। हम इस तल्ख सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते, चुनाचे हम जनरल न्याज़ी पर इल्ज़ाम धरते हैं कि इसकी वजह से 54,154 फौजी भारत के जंगी कैदी बन गए। बहरिया के 1381 और फ़ज़ाइया के 833 एहलकारों ने हथियार डाले। नीम फौजी दस्तों के 22,000 जवान जंगी कैदी बनाए गए। शहरी इंतजामिया के 12,000 मुलाजमीन भारत की कैद में गए। हैरान कुन मंतक है कि हम जंग के असबाब पर गौर नहीं करते, जंग के हालात पर नजर नहीं डालते और हम चाहते हैं कि जनरल न्याज़ी को इस बुनियाद पर कटहरे में खड़ा कर दें कि इसने 16 दिसंबर 1971 की सहपहर हथियार डालकर 90,000 जानें क्यों बचा ली। हम इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते कि हथियार ना डालने की सूरत में हमारे पास क्या मुतबादिल लाया अमल था। सिद्दीक सालिक ने अपनी किताब मैंने ढाका डूबते देखा की इख्तितामी सतूर में जनरल न्याज़ी से एक मुकालमे की रोदात लिखी है। यह मुकालमा जंग खत्म होने के फौरन बाद किया गया। सिद्दीक सालिक, जो थोड़े बहुत वसाइल आपके पास ढाका में मौजूद थे, अगर आप इनको भी सही तौर पर इस्तेमाल करते तो जंग कुछ दिन और जारी रह सकती थी। जनरल न्याज़ी ने कहा, मगर इसका क्या फायदा होता? ढाका की ईंट से ईंट बच जाती, गलियों में लाशों के अंबार लग जाते, नालियां अट जाती, शहरी जिंदगी मफलूज होकर रह जाती, लाशों के गलने सड़ने से ताउन और दूसरी बीमारियां फूट पड़ती। इसके बावजूद अंजाम वही होता। मैं 90,000 बेवाओं और लाखों यतीमों का सामना करने के बजाय 90,000 कैदी वापस ले जाना बेहतर समझता हूँ। सिद्दीक सालिक ने कहा, अगरचे अंजाम वही होता मगर तारीख मुख्तलिफ होती। इससे पाकिस्तान की अस्करी तारीख में एक सुनहरा बाब लिखा जाता। भाई सलीम मलिक का कसूर यह है कि इन्होंने इस मफरूजा इस सुनहरी बाब के सफ़हात पर गिरने वाली मुमकिन लहू के धब्बों की निशानदही की है। सलीम मलिक ने क्या गलत कहा है कि हम अपने बच्चों की जिंदगी की दुआएं मांगते थे? मशरक़ी पाकिस्तान के बहादुर कमांडरों पर लान तान लिखने वाले सब मुसन्निफ रावलपिंडी के गैरिजन में बैठे थे। अमीर अब्दुल्ला मशरक़ी पाकिस्तान के गवर्नर डॉक्टर मालिक के पास बैठे थे। डॉक्टर मालिक ने अमीर अब्दुल्ला का हौसला बंधाया था। हमें याद रखना चाहिए कि डॉक्टर मालिक गद्दार नहीं होता, फौज के जर्नैल बुज़दिल नहीं होते। कागज पर कलम रखकर फतह की बशारतें लिखना बहुत आसान है। जंग एक साइंस है, कौमी रियासत एक मुआहिदा है और आज की दुनिया में जंग मजहब के इख्तलाफ पर नहीं होती। फौजी जनरल मंसूबा तैयार करता है, सियासतदान सवाल करता है कि इसके बाद क्या होगा। कौम जंग के ताबे नहीं होती, जंगें कौम के मफाद में लड़ी जाती हैं।